Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंटरमीडिएट लेवल। ओके, हमने जो है बिगनर्स लेवल को पूरा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो हमारा जो बिगनर्स लेवल था वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे अपना इंटरमीडिएट लेवल। ओके, और उसके बाद फिर हम प्रोफेशनल लेवल को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। अगर हम बिगनर्स लेवल की बात करें तो बिगनर्स लेवल में हमने क्या पढ़ा है? बिगनर्स लेवल में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अगर आप देखें तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने पढ़ा उसमें लेटर वर्ड एंड सेंटेंसेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा, बहुत शॉर्टली हमने पढ़ा। इसके साथ हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को भी पढ़ा, केस के बारे में हमने पढ़ा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा पॉजिटिव में, इसी तरह से इनको नेगेटिव में भी हमने पढ़ा। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में और नेगेटिव में हमने पढ़ा। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा। इसी तरह से यूज़ ऑफ देयर को हमने पढ़ा, टेंस को पढ़ा, एक्टिव वॉइस को, उसकी सारी किस्मों को पढ़ा। ठीक है, इसी तरह से हमने पैसिव वॉइस को भी पढ़ा। ठीक, उसके अलावा हमने क्या किया? उसके अलावा हमने 30 मोरल स्टोरीज का तर्जुमा किया और उनके स्ट्रक्चर को समझा, इंग्लिश स्ट्रक्चर को समझा। इसके अलावा हमने डेली मैनर्स को पढ़ा। शुक्रिया कैसे कहते हैं, शुक्रिया के जवाब में क्या हम कहेंगे। इसी तरह से हम कहीं जाना चाह रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे। कोई हमसे अपनी हालत बता रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है तो हम कैसे कहेंगे। किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डेली मैनर्स में पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा कॉमनली यूज सेंटेंसेस, जो कि 450 जुमले थे जो रोज़ाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उन जुमलों को हमने पढ़ा सही तलफ़ुज़ के साथ और उनके सही इस्तेमाल के साथ। इसी तरह से वर्ड्स और मीनिंग्स को हमने पढ़ा। वर्ड्स और मीनिंग्स में नाउन्स थे, यानी चीज़ों के नाम थे, जो कि 3300 वर्ड्स हैं। और उसके अलावा जो है वर्ब्स को हमने पढ़ा, और वर्ब्स में तकरीबन 1300 वर्ब्स हैं जिनको हमने पहली, दूसरी और तीसरी शक्ल के साथ पढ़ा। ओके, तो ये पूरा हमारा बिगनर्स लेवल है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मुफीद है ये चीज़ आपके लिए, कितनी मुफीद है ये चीज़ आपके लिए, कितने फ़ायदेमंद है। यानी बिगनर्स लेवल ही में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगर हम बात करें 3300 वर्ड्स की, तो आपने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वहाँ पर पढ़ ले। ठीक है, रोज़ाना वो आप अपलोड होते रहेंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। इसी तरह से वर्ब्स को भी हमने 1300 वर्ब्स को नहीं पढ़ा है, लेकिन यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं। धीरे धीरे इंशाल्लाह आप उनको वहाँ से देख लेंगे। तो गोया कि वो भी एक हिस्सा है, उसको आप खुद से करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट कोर्स था फर्स्ट लेवल का, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा और बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के इस हिस्से से। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बिगनर्स लेवल था, यानी बिल्कुल पहला मरहला, जिसमें हमने इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा इंशाल्लाह।
बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अब हम पढ़ेंगे अपना क्या, अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल में हम दूसरा मरहला जिसे आप कह सकते हैं सेकेंड लेवल, यानी दूसरा मरहला, इसको हम शुरू करेंगे। इस मरहले में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमको बतलाना चाहेंगे। इसके बारे में हमने वीडियोस भी बना रखी हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम इस मरहले में क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन फिर से हम एक बार आपको बतलाना चाहेंगे कि हम इस मरहले में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आपने इससे पहले जो फर्स्ट लेवल था, बिगिनर्स लेवल, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ उसको बताया गया था है क्या चीज़। ठीक है, तफसील के साथ हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस हिस्से में हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्यों पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें स्पीकिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, तो इन सारी चीज़ों में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पीकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, अलबत्ता हो सकता है राइटिंग में पड़ जाए। लेकिन चूंकि हम ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानें, सही से समझें। और अगर हम कहीं एग्ज़ाम वगैरह देने जाएं, ख़ास तौर पर एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लिया जाता है सवाल, ठीक है, ग्रामर से मुतालिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक, तो अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो ख़ास तौर पर ये जो हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये ग्रामर्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इम्तिहानात वगैरह में, इसलिए हम इसको पढ़ाएंगे। अलबत्ता स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ हिस्से ऐसे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में बाकायदा सवालात आते हैं इम्तिहानात में, तो इसलिए भी हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से लिखने में भी अगर हम बात करें या बोलने में बात करें तो प्रीपोजिशन का बहुत ही अहम रोल है। अगर हम प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में गलती करते हैं तो हमारा जुमला गलत हो सकता है। तो एक बात है प्रीपोजिशन को लेकर के, लेकिन हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स के साथ एक एक करके, ताकि अगर हमें कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको अच्छे से समझ सकें और हम उसका सही जवाब दे सकें। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल्स जिसे आप कहते हैं, जो कि कुल 26 हैं। इनको हम सही स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे, इनका क्या इस्तेमाल है उनको हम पढ़ेंगे, इनको किन किन माने में इस्तेमाल करते हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब जैसे आपकी शुड है, कैन है, कुड है, मस्ट है, ये ऐसे अल्फाज हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं अंग्रेजी जुबान के जिनकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बोलना चाह रहे हैं ना तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो हमें इनके मानी को समझना है, क्या क्या इस्तेमालात हैं इनके, इनको हमको जानना है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें शुड की, तो शुड के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? अगर हम मुतलक तौर पे बात करें तो शुड के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं चाहिए, जैसे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। लेकिन शुड का सिर्फ एक ही इस्तेमाल नहीं है, बल्कि शुड के कई सारे इस्तेमालात हैं, यानी शुड को हम कई मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जितने भी मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि कुल 26 हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे तफसील के साथ, इनके सही इस्तेमालात के साथ, और साथ ही साथ हम तमरीन भी यानी एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर सकें, हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कुछ ऐसे बड़े बड़े जुमले होते हैं जिनको अगर कह दिया जाए कि आप इनका तर्जुमा कीजिए या इस जुमले को अंग्रेज़ी में बोलिए, या अंग्रेज़ी में कोई इंसान बोल दे और हम उससे कहें कि आप इसे क्या समझे, तो हो सकता है कि हम समझ ना सके उस जुमले को, क्योंकि जुमला बहुत लंबा है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अजीब सा है। तो इसी तरह के जुमलों को हम इसमें पढ़ेंगे, जो कुल 16 स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये कुल कितने स्ट्रक्चर होंगे? कुल 16 स्ट्रक्चर होंगे, जिनको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और इनके इस्तेमालात को सीखेंगे और इनकी मिसालों को सीखेंगे और उनके जुमलों को लेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर हमें कहीं लिखना हो या कहीं तर्जुमा करने के लिए आ जाए या सामने वाला अगर बोल रहा हो तो उसको हम सही से समझ सकें। ठीक है, तो ये कुल 16 स्ट्रक्चर होंगे जिनको इंशाल्लाह हम सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे स्ट्रेसिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रेसिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है जुमले में ताकीद पैदा करना, जोर पैदा करना। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं तुम कर क्या रहे हो यहाँ, है ना, तुम कर क्या रहे हो यहाँ, वो जा क्यों रहा है वहाँ। तो इस तरह के ऐसे जुमले हैं ये कि अगर आपसे कह दिया जाए तो शायद आप कोशिश तो करेंगे, बना भी लेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट इंग्लिश है वो आप नहीं बना पाएंगे।
तो इस तरह के जुमलों को इंशाल्लाह हम स्ट्रेसिंग स्ट्रक्चर में सीखेंगे। इनका क्या स्ट्रक्चर है और इनकी मिसालों को हम इंशाल्लाह तफसील के साथ इस हिस्से में सीखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्तिया जुमले। ठीक है, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम आज कामयाब इंसान होते। तो इस तरह के जुमले हैं, ये शर्तियां, यानी ये काम होता तो ये काम होता, यानी एक काम दूसरे काम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जुमलों को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर रोज़ाना की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में हैं, 2 लोग हैं, तो आपका छोटा भाई है और आपके पास एक मोबाइल है, अगर आप उससे कहें कि इस मोबाइल को छूना मत, अगर तूने मोबाइल छू लिया तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये जुमला है जो कि कंडीशनल है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए, आप कोशिश तो करेंगे, हो सकता है बना भी लें, लेकिन इसकी कई सारी किस्में हैं। ठीक है, इसके कुल 4 स्ट्रक्चर्स हैं, 4 किस्में, 4 तरह के होते हैं ये शर्तिया जुमले। तो इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह तफसील के साथ इसमें पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसे ज़मीर जैसे कि आप जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, वो लड़का जो अभी यहाँ से गया वो क्लास का टॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पर लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये कुल सिर्फ जो है हु है, डैट है, विच है, बहुत सारे हैं। तो इनको हम सही तौर पर पढ़ेंगे, इनको सीखेंगे ताकि हम इनका सही इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ने लग जाएं या अगर आप अंग्रेज़ी बोलने लग जाएं या सामने वाले को सुने तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो उनको इंशाल्लाह हम यहाँ पर सीखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का बहुत ही अहम हिस्सा है, ख़ासकर अंग्रेज़ी ग्रामर की बात करें तो बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, और अगर इम्तिहान की बात करें, बोलने में तो इस्तेमाल है। अगर हम लिटरेचर की बात करें, यानी तहरीर की अंग्रेज़ी इबारत की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह से ख़ासकर इम्तिहानात वगैरह में ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। पूरा एक सवाल आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, और बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो सारी चीज़ें हम आपको वाज़ेह कर देंगे। तो जब भी आपको कहीं एग्ज़ाम में जाना होगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही अहम हिस्सा है अंग्रेज़ी ज़ुबान का। अगर आप अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े होंगे तो बाकायदा आपको पढ़ाया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। ठीक है, चूँकि थोड़ा सा टफ होता है, इससे रूल्स थोड़े से टफ होते हैं, बहुत घुमा फिरा के है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि इंशाल्लाह कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्तिहानात में भी आते हैं। दूसरी बात ये भी कि लिटरेचर में भी, यानी तहरीर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सही तौर पर लिखें, इससे आपकी तहरीर पे फ़र्क पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलती करते हैं तो। ठीक है, आप कुछ और कहना चाहते हैं, माना कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम भी इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को तफसील के साथ पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव को। ठीक है, इन्फिनिटिव जैसे कि जाना, खाना, पीना। ठीक है, ये कई सारे इस्तेमालात हैं, इसको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द पार्टिसिपल को आप पढ़ेंगे, इसी तरह से जेरंड को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रामर से मुतालिक हैं। इन्फिनिटिव है, द पार्टिसिपल है, जेरंड है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेज एंड क्लॉज। ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे, ये ग्रामर का बहुत ही अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पर फ्रेज और क्लॉज की ज़रूरत आपको लिखने में पड़ेगी। ठीक है, जब आप कुछ लिखना चाहते हैं, खासकर कॉमा वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह से स्पीकिंग में भी फ्रेज और क्लॉज ऐसे होते हैं कि इनके मानी को आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। अगर आप फ्रेज और क्लॉज के मानी को नहीं जानेंगे तो आपको दुश्वारी होगी इबारत को समझने में, या सामने वाला अगर आप बोल रहा है तो उसको अभी आप नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए भी हम फ्रेज एंड क्लॉज को तफसील के साथ पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे डेली यूज प्रोवर्ब्स। ठीक है, कुछ मुहावरे हैं, कुछ कहावतें हैं, ज़रबुल मसल जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, इस तरह के बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले ज़रबुल मसल या कहावतें हैं, उनको इंशाल्लाह हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके माने को जानेंगे, ताकि जब कोई सामने वाला कहीं बोल दे, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी में मिसाल के तौर पर तर्जुमे के लिए आ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, आप गलत तर्जुमा कर देंगे इसका। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे इस कोर्स में,
इस कोर्स में पढ़ेंगे इंग्लिश टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि अगर आपको याद हो तो बिगनर्स लेवल में हमने 30 मोरल स्टोरीज का तर्जुमा कराया था, आपको सारी चीज़ें वाजे की थी आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। और वो कहानियाँ थी, आसान जुमले थे, और मुझे लगता है अक्सर लोगों को वो आते होंगे, लेकिन फिर भी सीखना ज़रूरी है। लेकिन इस हिस्से में हम थोड़ा सा टफ लाएंगे, NCERT की लेवल की किताब लाएंगे, चंपक लेके आएंगे, इसी तरह से नावल वगैरह के कुछ हिस्से लेके आएंगे। पूरी एक किताब तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आ, कुछ हिस्से पढ़ा दें किताब के, जैसे कि इस किताब से एक लेसन ले लिया, दूसरी किताब से दूसरा कुछ ले लिया, तीसरी किताब से कुछ ले लिया, चौथी किताब से कुछ ले लिया। तो इस तरह से मैं क्रिएट कर दूंगा कि सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लें। मान लीजिए साइंस से मुतालिक कुछ आप पढ़ लें, इसी तरह से टूरिज्म से यानी सैर व सियाहत से मुतालिक कुछ आप पढ़ लें, कुछ कहानियाँ हमारे साथ पढ़ लें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी टेक्स्ट आपको दूं और उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूं, तो उसका हम आपको तर्जुमा कराएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होगा कि आपको तर्जुमा करने के लिए दिया जाएगा। जिस तरह से आपको मॉरल स्टोरीज दिए गए थे, आप तर्जुमा करके लाते थे, फिर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता था, वाज़ेह करता था, तर्जुमा करता था, सब कुछ बताता था, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। ओके, बस ये है कि वो कहानियाँ थी, लेकिन ये लिटरेचर होगा, थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना कुछ पढ़ा दिया जाएगा कि फिर आपको टफ नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है, ताकि आपको शुरू में जो है ला करके परेशान ना किया जाए। तो जो 13वीं चीज़ होगी वो होगी इंग्लिश टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, उसका सही तलफ़ुज़, वर्ड्स मीनिंग्स का यानी वर्ड का सही तलफ़ुज़ बताया जाएगा, वर्ड्स मीनिंग बताया जाएंगे, उसका तर्जुमा बताया जाएगा, क्या माना है बताया जाएगा, क्या स्ट्रक्चर है, सारा कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ये बहुत ही अहम हिस्सा होगा हमारे कोर्स का, ठीक है। तो इसमें हम न्यूज़पेपर से मुतालिक जो अल्फाज व मानी हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे सही तलफ़ुज़ के साथ, और फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे न्यूज़पेपर की। चूँकि जब हम अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखते तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अंग्रेज़ी अखबार पढ़ें। एक तो ख्वाहिश होती है, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अंग्रेज़ी अखबार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्तहानात वगैरह में भी आती हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, इसी तरह से उसमें जो अल्फाज व मानी ख़ास कर आते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से मुतालिक या साइंटिफिक अल्फाज जो मानी आते हैं, वो बहुत ही अहम होते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स के वर्ड्स और मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे, उनके मानी को बताए जाएंगे, मिसालों के साथ उनको आपको समझाया जाएगा। तो इस तौर पर आपके जहन में बहुत सारे अल्फाज व मानी आ जाएंगे। फिर जब आप अखबार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अखबार पढ़ने का भी सलीका आ जाएगा, यानी आप अखबार पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो एक तो आपको अल्फाज व मानी भी बता जाएंगे, दूसरा आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ आपको पढ़ाया जाएगा यानी अखबार से मुतालिक, ठीक है। कभी इस अखबार से ले लिया कुछ खबर मैंने, और कभी इस अखबार से मैंने कोई खबर ले ली, कभी दूसरे अखबार से मैंने कोई खबर ले ली। फिर आपको उसको भेजा जाएगा, फिर आप उसको पढ़कर आएंगे अपने हिसाब से। फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इसका ये माना है, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो यानी कि इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आपने हमारा बिगिनर्स लेवल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आपको दुश्वारी हो। तो इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जब तक आप वो कोर्स नहीं कर लेते, वो नहीं समझ लेते, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, ठीक है। तो इसलिए आप पहले वक्त निकाल करके बिगिनर्स लेवल शुरू करें, उसके बाद आप इसको देखें या इसको शुरू करें, ताकि आपको किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो। चूंकि मैंने कोर्स को इसी तरह से क्रिएट किया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ दिया तो आपको दुश्वारी होगी, आप गिर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बनाया है, क्रिएट किया है, ताकि आपका जो लेवल है उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो आप पहले बिगिनर्स लेवल को मुकम्मल तौर पर देख लें, उसके बाद इसको शुरू करें। तो ये पूरा खाका है, आपका स्ट्रक्चर है या खाका है या डिटेल्स या तफसील है, जो कुछ हम इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, पूरे कोर्स की। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे व्हाट विल वी लर्न इन डेली लेसन्स। वो तो अभी बात हुई पूरे कोर्स को लेकर के, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हम रोजाना क्या पढ़ेंगे, ठीक है। रोजाना के दुरूस में हम क्या पढ़ेंगे।
तो इसके बारे में भी हमने आपको वीडियो बना रखी है, आपने पहले ही देख रखी होगी वीडियो, ठीक है। वो उर्दू में मैंने बना रखी थी, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में बना रखी है और थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है हमने प्लानिंग में। जो पहले की वीडियो थी उसमें मैंने कुछ और बता रखे थे, आपको बता देते हैं कि उसमें क्या बता रखा था मैंने। पहली वीडियो में हमने क्या बताया था, पहली वीडियो में बताया था रोज़ाना पढ़ाया गया पिछले सबक का याद है, इन्हें रिवीजन करेंगे, ठीक। पिछले सबक में दी गई तमरीन का हल, यानी जो भी एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा उसको हल करेंगे। इसी तरह से जुमला बनाने का तरीक़ा, जुमला कैसे बनाएंगे, अंग्रेज़ी कवाइद, खुलासा, रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली कहावतें या मुहावरे, उनका सही इस्तेमाल, अखबार नवीसी से मुतालिक अल्फाज व मानी, पढ़े गए सबक को अमली तदबीक देने के लिए मश्क यानी एक्सरसाइज, इंग्लिश ज़ुबान पढ़ने की मश्क। तो जो हमने पहली वीडियो बना रखी थी उसमें कुल 9 चीज़ें थी रोज़ाना के दुरूस में, ठीक है। लेकिन हम थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे इसमें, इसलिए क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाएगी, ठीक है। रोज़ाना के दुरूस में अगर हम बात करें तो रोज़ाना हम क्या पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें, यानी ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। जो आपकी 9 की 9 चीज़ें हैं, यहाँ पर जो 9 की 9 चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप बात करें 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हम रोज़ाना पढ़ेंगे, ठीक है। ये 5 चीज़ें कन्फर्म है कि रोज़ाना पढ़ेंगे। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं इनको रोज़ाना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। जैसे कि कहावतें और मुहावरे, इनको हम पढ़ेंगे लेकिन रोज़ाना नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से अखबार नवीसी, इनको भी हम रोज़ाना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैंने बताया स्ट्रक्चर में कि अखबार नवीसी को हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसी तरह से इनको भी हम पढ़ेंगे लेकिन एक सबक के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी 8वीं चीज़ यानी एक्सरसाइज, इसको भी हम पढ़ेंगे। बाकी 9वीं चीज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ने की मश्क, इसको हम रोज़ाना नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हम रोज़ाना नहीं लेंगे, बल्कि जब हम तर्जुमा करेंगे लिटरेचर का तो वहीं पर ही हम पढ़ने की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको दुश्वारी ना हो। ये आपकी आसानी के लिए हमने थोड़ा सा चेंज किया, ज़्यादा नहीं। बस मैंने रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली कहावतों को हटा दिया है रोज़ाना के दुरुस्त में। इसी तरह से अखबार नवीसी यानी अखबार में जो अल्फाज व मानी इस्तेमाल होते हैं उनको हटा दिया है रोज़ाना के दुरुस्त से। इस तरह से पढ़ने की जो मश्क है उसको भी हटा दिया है। लेकिन इनको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इनकी जो ख़ास जगह हैं वहाँ पर हम पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी हो। तो हम रोज़ाना की अगर हम बात करें, रोज़ाना के दुरुस्त में हम क्या क्या पढ़ेंगे। रोज़ाना के दुरुस्त में हम सब रिवीजन करेंगे। जो कुछ हम मान लीजिए आज हमने आपको पढ़ाया तो कल जब हम अगला सबक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम रिवाइज कराएंगे, ठीक है। एक बार आपके जहन में बात डाल लेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था, ताकि आज के सबक से यानी अगले सबक से मैच कर सकें आप, आपका जहन जो है खुल जाए, आपके जहन में बहुत सारी बातें आ जाएं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज मैचिंग, आपको जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसका होमवर्क दिया जाएगा, करने के लिए दिया जाएगा। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं हमारे लिए, बल्कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उनको अमली तदबीक दें, यानी प्रैक्टिकल करें, तभी वो चीज़ जा करके अजबर होंगी, तभी उन चीज़ों को हम जान सकेंगे या सीख सकेंगे अच्छे तौर पर। इसलिए हम आपको एक्सरसाइज देंगे, आप कर कर लाएंगे और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसका ये माना होगा, ये इसका तर्जुमा होगा या इस जुमले को ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो जो कुछ मैं आपसे कहूँगा या जो कुछ मैं सिखाऊंगा आप उससे मैच करेंगे, तो ये होगा एक्सरसाइज मैचिंग, ठीक है। उसके साथ रोज़ाना हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर। लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये कि बड़े बड़े जुमले कैसे बनाएं, जो कि ये ग्रामर ही का हिस्सा है। आप ग्रामर ही मान लें इसको, या आप इसको अलग अलग मान सकते हैं। तो आपको रोज़ाना पढ़ाया जाएगा कि जो लंबे जो जुमले होते हैं, बड़े बड़े जुमले, उनको कैसे बनाया जाए। ग्रामर में आपको बताया जाएगा कि मान लीजिए शुड का इस्तेमाल कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, किस माने में करेंगे, तो ग्रामर आप जानते ही हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्फिनिटिव वगैरह सारी चीज़ों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सारी चीज़ें ग्रामर में आएंगी, तो उनको हम पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ 5वीं चीज़ होगी समरी, खुलासा, ठीक है। चूँकि इन 2 चीज़ों में, लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामर में, हम इतना कुछ पढ़ लेंगे कि हमारे जहन में मुख्तलिफ बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे आखिर में जाकर कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो जो कुछ बहुत लंबी गुफ्तगू आपके जहन में थी वो सिमट कर एक जगह हो जाएगी, आप लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ ये मतलब हुआ इसका, या आज के सबक में हमने ये पढ़ा। उसके बाद आखिर में हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। रोज़ाना जो कुछ हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे या सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे,
उसको हम प्रैक्टिकल के लिए आपको होमवर्क देंगे जिनको आपको करके लाना होगा, और इसी होमवर्क को हम मैच करेंगे यहाँ पर। रोजाना के दुरूस होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मैच करें रिवीजन, एक्सरसाइज, लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, समरी, होमवर्क, तो इसमें 6 चीज़ें हैं। और जो हमने वीडियो पिछली बनाई थी उसमें कुल 9 चीज़ें थी, जिसमें से मैंने 3 हटा दी हैं। रोज़ाना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि आपके साथ धोखा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ होगा। बस थोड़ी सी चेंजिंग हमने रख दी है आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अगर हम रोज़ाना बोलचाल होने वाली जो कहावतें हैं उनको भी बीच में ला दें, इसी तरह से अल्फाज मानी भी ला दें, अखबार नवीसी की, फिर पढ़ने की मश्क ला दें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो है रोज़ाना यही 6 चीज़ें लेंगे, और उसके बाद इसका एक प्रॉपर सबक होगा। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली कहावतें, इसका एक ख़ास सबक होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरह से एक ख़ास सीरीज़ चलेगी, अल्फाज मानी के अखबार नवीसी की ख़ास सीरीज़ चलेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अंदाज़ा तो नहीं है कितने अल्फाज मानी मैंने जमा कर रखे हैं अखबार नवीसी के, लेकिन एज एन एवरेज बता दूं, मैं गिना नहीं हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, एटलीस्ट 2000 वर्ड होंगे, ठीक है। 2000 वर्ड्स हमने आपके लिए जमा कर रखे हैं जो कि अखबार में इस्तेमाल होते हैं। इनके अल्फाज मानी और इनका इस्तेमाल जुमलों में कैसे होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान से मैंने निकाल करके आपके लिए रखे हैं। तो एक सीरीज़ चलेगी, इनको हम इंशाल्लाह उनकी जगहों पे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको एक्सरसाइज तो मिलेंगे ही करने के लिए। अंग्रेजी ज़ुबान पढ़ने की मश्क, वही अब जो मैंने आपको बताया, इंग्लिश स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग या इंग्लिश लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर हम पढ़ने की भी मश्क करेंगे। तो ये है पूरा खाका आपका। 5 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ाना पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको काम भी बहुत कम करना पड़ जाएगा। मैंने बहुत कम कर दिया है। बिगिनर्स लेवल में मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि सारी चीज़ें आपके ज़हन में कुछ नहीं था, बिल्कुल शुरू से आ रहे थे, तो सारी चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा कुछ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 6 ही चीज़ें लेंगे, ओके। तो इससे आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपना इंटरमीडिएट लेवल यानी सेकेंड लेवल। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पैटर्न बनाया, जो खाका मैंने बनाया है, जो कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, इससे आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर फ़ायदा होगा और आपकी अंग्रेज़ी इंशाल्लाह मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस हम अपना इंटरमीडिएट लेवल।